नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। साल 2024 में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, यानी किस प्रकार से आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान करनी है, होटल डॉर्मेट्रीज आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगी और कहाँ पर लेना आपको सही रहेगा और उनके चार्जेस क्या होंगे। साथ ही यदि आप यात्रा को घोड़े, पालकी या फिर बैटरी रिक्शा से करना चाहते हैं तो उनके चार्जेस क्या हैं और वह आपको कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हैं और यहाँ पर आपको कहाँ पर लंगर मिल सकता है, और सबसे अहम बात कि आपका इस पूरी यात्रा का बजट क्या होगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि भारत के शक्तिपीठों में भी शामिल है, जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप में माता लक्ष्मी, महाकाली और माता सरस्वती की 3 पिंडियाँ हैं, और इन्हीं 3 पिंडियों को एकीकृत रूप में माता वैष्णो देवी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर की गिनती भारत के शक्तिपीठों में भी आती है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं। यदि आप भी माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा जम्मू के कटरा क्षेत्र में, और कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक आपको पैदल यात्रा करनी होती है। और कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर की दूरी है लगभग 13 किलोमीटर। कटरा पहुंचने का सबसे बेहतरीन विकल्प है बाई ट्रेन कटरा आना। कटरा में रेलवे स्टेशन है, इसलिए आपको जहां भी आप रहते हैं वहां से डायरेक्ट ट्रेन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और यदि किसी कारण से आपको कटरा के लिए टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप अपने शहर से जम्मू तवी आ जाएं, और जम्मू तवी से आप कटरा आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू तवी से कटरा की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। और जम्मू तवी से कटरा आप बाई बस या फिर बाई ट्रेन आ सकते हैं। और यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको जम्मू आना होगा, और जम्मू से फिर आप कटरा आ सकते हैं, क्योंकि कटरा से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू में है। कटरा में बस अड्डा भी है। यदि आपके शहर से कटरा के लिए बसेस अवेलेबल हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं, लेकिन बस का सफ़र थोड़ा थका देने वाला सफ़र होता है। तो कटरा पहुंचने का सबसे कम खर्चे वाला और आरामदायक तरीका बाई ट्रेन ही है। अब जब आप कटरा पहुंच चुके हैं तो कटरा में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अब मैं उस बारे में बात करता हूं। एक सबसे ज़रूरी चीज़, यदि आपके पास प्रीपेड सिम है तो प्रीपेड सिम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो आपको यदि अपने सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना है और यदि आपको फ्रेंड्स फैमिली के कांटेक्ट में रहना है तो आपको यहाँ पर एक नई सिम लेनी होगी। यहाँ पर आपको 250 रुपये में 1 महीने की वैलिडिटी वाली 1 GB पर डे की सिम मिल जाएगी, और 350 रुपये में 1.5 GB पर डे की सिम मिल जाएगी। और यदि आपका सिम पोस्टपेड है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोस्टपेड सिम पूरी तरह से काम करते हैं। कटरा पहुँच के दूसरा काम जो आपको करना होगा वह होगा होटल की तलाश करना। तो होटल्स में यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है, जिसमें कम खर्चे वाले लो सेगमेंट के होटल्स और उसके अलावा लग्जरी होटल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और यदि आप डॉर्मेट्रीज़ में कंफर्टेबल हैं तो आपको यहाँ पर डॉर्मेट्रीज़ भी अवेलेबल हो जाती हैं। डॉर्मेट्रीज़ में यहाँ पर 150 रुपये पर बेड का खर्चा आता है। यदि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हो तो डॉर्मेट्री आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और यदि होटल्स की बात करें तो यहाँ पर होटल के चार्जेस 500 से 600 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं, और ऊपर तक जाएंगे तो 5000 6000 तक के होटल भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और यदि आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के होटल्स में रहना चाहते हैं तो आप बस अड्डे के पास में निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, और निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। और श्राइन बोर्ड के होटल्स की आप ऑनलाइन बुकिंग भी एडवांस में करा सकते हैं, और इनकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाती है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड के होटल में ही स्टे किया था, जहाँ पर एसी रूम की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 2200 रुपये, जिसमें 2 बेड थे, और यहाँ पर 4 बेड वाले रूम की कॉस्ट है 2800 रुपये।
निहारिका कॉम्प्लेक्स में एक और विशेष बात है कि यदि आपने यहाँ पर होटल या डॉर्मेट्री ली है तो आपको क्लॉक रूम फैसिलिटी फ्री मिल जाएगी। यानी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने से पहले जो सामान आपका एक्स्ट्रा है, यानी जो सामान आपको ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको यहीं पर क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब कटरा में आपने सिम ले ली है, आपने होटल ले लिया है, तो अब तीसरा ज़रूरी काम है यहाँ पर RFID कार्ड प्राप्त करना। वैष्णो देवी यात्रा के लिए RFID कार्ड बहुत ही ज़रूरी है और RFID कार्ड इशू करने के लिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर काउंटर्स बनाए गए हैं। आपको वहाँ पर केवल अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और आपको आधार कार्ड दिखाकर वह RFID कार्ड इशू कर देते हैं। इस RFID कार्ड को आपको पूरी यात्रा के दौरान अपने साथ रखना होता है। 5 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए इंडिविजुअल RFID कार्ड लेना मैंडेटरी है। RFID कार्ड को ऑनलाइन बनवाने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसे बनवाने के कोई चार्जेस भी नहीं हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। RFID कार्ड से जुड़ी एक विशेष बात कि RFID कार्ड बनने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। RFID कार्ड आप कटरा के बस अड्डे पर, कटरा रेलवे स्टेशन पर, कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स में या फिर जम्मू एयरपोर्ट पर बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनवा लेने के बाद आप अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब आगे तक की यात्रा के लिए आपके पास यात्रा के 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी भवन तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते अवेलेबल हैं। एक है नया रास्ता जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है और दूसरा है पुराना ट्रेडिशनल रास्ता जिसे बाणगंगा मार्ग कहा जाता है। बाणगंगा वाला रास्ता पुराना ट्रेडिशनल रास्ता है जिसमें रास्ते में बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और फिर माता का भवन आता है। बाणगंगा वाले इस ट्रेडिशनल रास्ते में आपको घोड़ा और पालकी भी अवेलेबल हो जाते हैं और अधिकांश लोग अक्सर इसी रास्ते से माता वैष्णो देवी की यात्रा को करते हैं। वहीं दूसरी ओर ताराकोट मार्ग एक नया रास्ता है जो कि पुराने रास्ते की तुलना में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें चढ़ाई थोड़ी कम है और नए रास्ते में आपको कोई भी घोड़ा या फिर पालकी अवेलेबल नहीं होती। यानी आप यदि नए रास्ते से जाते हैं तो आपको पूरी तरह से पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। साथ ही नए रास्ते से यदि आप जाते हैं तो आप बाणगंगा और चरण पादुका भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यह नया रास्ता पुराने रास्ते से सीधे अर्धकुंवारी में मिलेगा। लेकिन नया ताराकोट मार्ग बेहद ही साफ़ सुथरा है और काफ़ी चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते में बरसात के समय में पत्थर गिरने की संभावना भी नहीं है। नए ताराकोट मार्ग में बीच में सुंदर बगीचे भी बनाए गए हैं जिनमें तालाब भी हैं, यानी इस रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं है। अब आप यदि माता वैष्णो देवी की यात्रा पुराने बाणगंगा मार्ग से करते हैं तो यात्रा के शुरुआत में ही आपको टी सीरीज़ का लंगर मिल जाएगा। वहीं पास में बाणगंगा घाट हैं जहां पर आप नहा सकते हैं। बाणगंगा के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर पानी की धारा प्रकट की थी और जिससे हनुमान जी ने प्यास बुझाई थी। और कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर माता ने अपने बाल यानी केश धोए थे, इसीलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा के बाद आप पहुँच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर में एक पत्थर पर माता के पैरों के निशान हैं और इस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर इसी पत्थर पर माता ने खड़े होकर पीछे की ओर मुड़कर भैरव की ओर देखा था। चरण पादुका मंदिर के अंदर माता के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और चरण पादुका के बाद आप पहुँच जाते हैं अर्धकुंवारी में। अर्धकुंवारी में माता की एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर दर्शनों के लिए टोकन लेना पड़ता है। यदि आप नए ताराकोट मार्ग से आए हैं तो आप सीधे अर्धकुंवारी मंदिर में ही आएंगे। अर्धकुंवारी में गुफा के दर्शनों के लिए बहुत ही लंबी वेटिंग चलती है और आप यदि यहाँ पर टोकन लेकर दर्शनों के लिए वेट करेंगे तो आपका पूरा दिन यहीं पर गुजर जाएगा। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप अर्धकुंवारी पहुँचें, वहाँ पर गुफा में दर्शन के लिए टोकन लें और आगे की यात्रा पर बढ़ चलें। और आगे आप भवन में दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए
और भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद वापसी के समय में दोबारा अर्धकुंवारी आइए और वहाँ पर फिर अपना टोकन का नंबर चेक कीजिए, क्योंकि आपकी वापसी आने तक हो सकता है आपके टोकन का नंबर आ जाए और आपको गुफा में दर्शन मिल जाए। ऐसे में आपका काफ़ी समय बच जाएगा। अब अर्धकुंवारी से आगे भवन तक जाने के लिए हमारे पास दोबारा से दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता नया रास्ता है जिसे हिमकोटी मार्ग कहते हैं, और दूसरा रास्ता पुराना रास्ता है जिसे हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। हिमकोटी मार्ग में चढ़ाई कम है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हिमकोटी वाला रास्ता थोड़ा आसान रास्ता है। वहीं दूसरी ओर हाथी मत्था वाला रास्ता खड़ी चढ़ाई लिए हुए है और जिसमें चलने में काफ़ी परेशानी होती है। दूसरा, हिमकोटी मार्ग में आपको कोई भी घोड़े नहीं मिलते और हिमकोटी मार्ग में बैटरी रिक्शा चलते हैं। वहीं दूसरी ओर हाथीमत्था मार्ग में घोड़े भी चलते हैं और यहाँ पर बैटरी रिक्शा नहीं चलते। हिमकोटी मार्ग में आपको श्राइन बोर्ड के बहुत से रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और जिनमें चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। यदि आप किसी भी कारण से पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ पर घोड़ा या पालकी का सहारा भी ले सकते हैं और जिसके चार्जेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वैष्णो देवी यात्रा में यहाँ पर बैटरी कार्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन बैटरी कार्स अर्धकुंवारी से ही अवेलेबल हैं और अर्धकुंवारी से हिमकोटी मार्ग पर चलती हैं। तो अर्धकुंवारी से भवन तक आपको बैटरी कार मिल सकती है। बैटरी कार्स के टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, जो कि आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक करा सकते हैं। अब आप हिमकोटी या हाथीमत्था मार्ग से माता के भवन पहुंच जाइए और वहां पर भवन में दर्शन से पहले आपको एक ज़रूरी काम करना होगा कि आपको अपना सारा सामान लॉकर्स में जमा करना होगा, जैसे कि आपका मोबाइल, बैग, पर्स, बेल्ट, शूज़, ये सब सामान आपको वहीं पर लॉकर में जमा करना होगा और उसके बाद ही आप भवन में दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत से लॉकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर साथ में ताला और चाबी भी मिल जाते हैं। लेकिन मेरी एक राय है कि इस सफ़र में आप अपना एक ताला और चाबी अपने साथ रखिए, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा में यह ताला चाबी आपको बहुत जगह पर काम आएगा। क्योंकि डोरमेट्री रूम लेने पर भी आपको ताला चाबी काम आता है। इसके अलावा भवन में दर्शन से पहले सामान रखने के लिए भी ताला चाबी लॉकर्स में लगाने के लिए काम आता है। नहीं तो यहाँ पर ताला और चाबी के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। माता के भवन में पहुँचने के बाद आप माता के दर्शन कीजिए और वहाँ से आप भैरव मंदिर ज़रूर जाइए, क्योंकि कहते हैं कि भैरव मंदिर में दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब भवन से भैरव मंदिर तक जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको आप पैदल पूरा कर सकते हैं। साथ ही भवन से भैरव मंदिर के लिए रोपवे भी अवेलेबल है। इस रोपवे की टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। इसके प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं और रोपवे से जो नज़ारा यहाँ का मिलता है यह बहुत ही खूबसूरत होता है। और बेहतर होगा कि आप यहाँ पर रोपवे का टिकट ऑनलाइन बुक कराकर ही यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ पर रोपवे में टिकट्स के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग माता वैष्णो देवी और भैरव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इस यात्रा के संबंध में यदि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों की सभी क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।